सभी को नमस्कार। मैं आज क्लास 10th की ज्योग्राफी में लेसन फर्स्ट, इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वह एक संसाधन है। जैसे हमें अगर कार को ड्राइव करना है तो हमें पेट्रोल चाहिए होगा, तो पेट्रोल क्या हो गया? हमारे लिए संसाधन हो गया। कोल है, ये सब संसाधन है। और संसाधन उसे कहते हैं जिससे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। जैसे मान लो अ, हमको पता है कि यहाँ पर नीचे पेट्रोल है, यानी कि ये कच्चा तेल निकला हुआ है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। क्रूड ऑयल तो है, परंतु उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए हमारे पास कोई भी मशीन्स नहीं है, तो वो हमारे लिए कोई संसाधन नहीं कहलाएगा। अब इंग्लिश में, व्हाट इज रिसोर्स? एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided they are technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, are called resource। रिसोर्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन लेते हैं पहले। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ए पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें भी दो पार्ट हैं, दो ग्रुप हैं ओरिजिन के। पहला है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स आते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, एटेक्स्ट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा नहीं होते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। एग्जांपल रॉक्स है, मिनरल्स हैं, वुड है, एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते और दोबारा बनते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, ईटीसी। सेकेंड है इसी के अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। एग्ज़ाम्पल कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, एक्सेट्रा। सी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के ऊपर सब संसाधन डिवाइड हो रखे हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। यह वह रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिल तो गए हैं पर अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूज़ करना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे राजस्थान और गुजरात से हमें सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर कर सकते हैं, परंतु यह हमें अभी बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए अभी हम कोल जलाकर बिजली बना रहे हैं या पानी के वाटर डैम से बना रहे हैं। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। यह वो रिसोर्सेज हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है। जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। यानी हमें पता होता है इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें थर्ड पॉइंट है स्टॉक। यह वह रिसोर्स हैं जो काम आ सकता है पर हमें यह नहीं पता कि हमें कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। यार काम तो आ सकता है पर हमें ये पता नहीं है कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। जैसे आप सभी को पता है कि पानी, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पर अभी तक हमें यह नहीं पता कि नहीं लग चल पाया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे कन्वर्ट करें जिससे वाटर बन जाए। फोर्थ है रिज़र्व। यह वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करना तो आता है पर
हम इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं, यानी हमें यूज़ तो करना आता है परंतु फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी वो रिसोर्स किसका है, उसको डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, या वह रिसोर्स हैं जो किसी एक इंसान की होती है, जैसे कार हो गई, लैंड हो गया, फार्मर का लैंड, ज़मीन है वो उसी इंसान के नाम की है, कार है, बाइक है और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी एक पर्सनल एक व्यक्ति के नाम की। सेकंड है इसके अंदर कम्युनिटी रिसोर्सेस, यह रिसोर्स हैं जो चीज़ें बहुत सारे लोगों की होती हैं, ऐसे संसाधन जो बहुत सारे लोगों के होते हैं, जैसे टेम्पल है ना, पब्लिक पार्क हैं, ये सब क्या है बहुत सारे लोगों के होते हैं। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेस, यह वह चीज़ें हैं जो पूरे देश की हैं, पूरे देश की, राज्य नहीं देश की हैं, जैसे रोड्स हैं, ट्रेन है, लेक्स हैं, इसी सारे देश की हैं। फोर्थ आता है इसी के अंदर इंटरनेशनल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल रिसोर्सेस यह वह चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को बिलोंग करती हैं, जैसे मून है, सन है, ओशन है, यानी पूरी दुनिया में पूरे विश्व में दिखाया जाता है ना ये सारी चीज़ें, तो ये रिसोर्सेज क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर सके। अगर हम इन चीज़ों को लिमिट में यूज़ करनी है तो इसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसी चीज़ को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब पता करते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में है। पहले स्टेप तो ये है, गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि कौन सा संसाधन हमारे पास कौन सी जगह स्थित है और कितनी मात्रा में है। सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट प्लान करती है उस रिसोर्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा है, यानी उस जो रिसोर्स पाया गया है उसको सबसे अच्छा तरीका कौन सा है उस रिसोर्स को यूज़ करने का, और उसके लिए हमें क्या सामान और किस किस टाइप के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है निकालने के, कोई सोर्स पाया गया है, कुछ ही पाया गया है तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी, कितने लोग लगेंगे उसमें, इंजीनियर्स कितने लगेंगे या वर्कमैन कितने लगेंगे, ये सब डिसाइड करना गवर्नमेंट को। और लास्ट स्टेप होता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्स को कितना यूज़ करके और कितने आगे के लिए सेव करेंगे, उसको हम कितना इस्तेमाल करेंगे और कितना आगे के लिए सेव करेंगे। यह सब डिसाइड होता है देश की अभी की डिमांड और फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग, सब डिसाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो देश की अभी जो डिमांड्स मांग आ रही हैं किसी भी चीज़ की, उसको देखते हुए और आगे भविष्य को भी देखते हुए। हमारा अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। इंडिया में 43% ज़मीन जो है वो प्लेन है, 30% ज़मीन पर माउंटेन है और 27% ज़मीन पर प्लेट्यूज़ हैं। प्लेन्स पर हम खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग भी रहते हैं और फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। माउंटेन्स से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, प्लेट्यूज़ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, माइनिंग्स की जाती हैं। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि जिस प्लेन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं वह धीरे धीरे बेकार होती जा रही है और एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जा रही है। जो हिस्सा लैंड का धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है उस पर खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं।
उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट मीन्स द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड natural activities which makes it unfit for cultivation is known as land degradation. लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या क्या कारण होते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग, यानी आपने देखा होगा गांव के लोग बकरी गाय तो घास चराते रहते हैं। अगर वो एक ही एरिया में घास चराते रहेंगे तो घास ख़त्म हो जाएगी, घास ख़त्म हो जाती है और उस ज़मीन पर धीरे धीरे इसका असर पड़ने लगता है, यानी वो धीरे धीरे ज़मीन होती है बेकार होने लग जाती है। यह मेनली हमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के देखने में मिलता है। ओवरग्रेजिंग जो प्रैक्टिस की जाती है यानी जो जिससे ज़मीन बेकार लैंड डिग्रेडेशन होता है, ज़्यादातर हमें गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है ओवर इरिगेशन, यानी ज़्यादा पानी देने से भी ज़मीन खराब हो जाती है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पानी उसी ज़मीन पर रहेगा, ज़मीन का जो पानी जो होगा उस ज़मीन पर रहेगा और ज़मीन को दलदल टाइप की बना देगा। दलदल होता है, दलदल टाइप की बन जाएगा, पानी जमा रहेगा, इकट्ठा रहेगा, ऐसा पता नहीं कितने साल से जमा हुआ है। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह फैक्ट्रीज अपना वेस्ट ऐसे ही फैला देती हैं जिससे लैंड और वाटर दोनों पॉल्यूट होता है। ये भी लैंड डिग्रेडेशन का एक मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है माइनिंग। जब माइनिंग होती है तो किसी एरिया में पहले पेड़ को काटा जाता है, उसके अंदर कोल को जलाया भी जाता है जो कि आसपास की ज़मीन को बिल्कुल ख़राब कर देता है, यानी डस्ट उड़कर उससे काला काला कार्बन उड़कर क्या होता है उड़ के जाता है हवा के साथ में मिलकर और ज़मीन पर फैल जाता है, जिससे क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका सीमेंट और स्टोन्स की फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, यानी सीमेंट बनाने के, स्टोन्स की जो काटने की फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं धीरे धीरे पत्थर को महीन पीसती हैं, तोड़ती हैं उनको, तो उससे क्या बहुत सारी धूल उड़ती है तो उसके आसपास की जो ज़मीन होती है उस पर वो सेटल हो जाती है और बैठ जाती है। और बैठने के बाद जब पानी आता है तो पानी ज़मीन के अंदर वो मिक्स हो जाती है उस मिट्टी के साथ में, और वो पानी को ज़मीन केमिकल्स होता है, केमिकल क्या होता है वो पानी को नीचे ज़मीन को सोखने नहीं देता है और वो धीरे धीरे ज़मीन खराब हो जाती है। तो ये भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसका हल क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन का। सॉल्यूशन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, फर्स्ट एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। सेकंड है ग्रेजिंग एक लिमिट में होनी चाहिए। थर्ड है फैक्ट्रीज को अच्छे से वेस्ट का ट्रीटमेंट करना चाहिए और वेस्ट को प्रॉपर जगह पर डिकम्पोज करना चाहिए और माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए। अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर का गायब हो जाना। इन इंग्लिश में देखते हैं द denudation ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होने का सबसे बड़ा रीज़न है पानी और हवा। जब पानी बहता है तो वह सॉइल की सबसे ऊपर वाली सतह को बहाकर ले जाता है और जब हवा तेज़ चलती है तो वह भी सॉइल की सबसे ऊपर वाली सतह को उड़ाकर ले जाती है। और भी कारण होते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना, ओवरग्रेजिंग मैंने बताया आपको, ज़्यादा घास को चराना उस जगह, कंस्ट्रक्शन यानी उस जगह क्या करना ज़्यादा, कोई मकान को बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, कुछ डैम्स बनाना, कुछ भी बनाना, माइनिंग यानी उस जगह उसको ज़मीन को मिनरल्स को निकालना, ये भी काफ़ी और भी कारण हो सकते हैं। रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स मतलब गलत तरीके से फार्मिंग करने से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। जब सॉइल इरोजन होता है तो वो जगह खेती के लिए अच्छी नहीं रहती, तो उस लैंड को हम बैड लैंड भी कहते हैं, बेकार ज़मीन हो चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सॉइल इरोजन को बचाने का?
खेती अच्छे से की जाए यानी काउंटर प्लगिंग। जब हम खेत को जोतते हैं तो हमें पानी की फ़्लो के अपोज़िट डायरेक्शन में खेत को जोतना चाहिए, उसे काउंटर प्लगिंग कहते हैं। एफ़ॉरेस्टेशन पेड़-पौधे उगाना, परंतु शेल्टर बेल्ट्स बनाते हुए, मतलब पेड़ों को एक लाइन में उगाना चाहिए। टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों पर जो टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी पहाड़ों पर जो आपने देखा वो स्लोप्स बना के करते हैं, सीढ़ियों टाइप में बनाकर फार्मिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है घास को उगने देना चाहिए, जिससे हवा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, और ग्रेजिंग भी लिमिट में करनी चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल्स के प्रकार। फर्स्ट सॉइल है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ, 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है एलुवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है। पूरे नॉर्थ इंडिया पर एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। यह बहुत फर्टाइल होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह खेती होती है। पर बट अकॉर्डिंग टू एज, यानी आयु के अनुसार एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको मैंने पहले 9th क्लास में बताया था, भांगर और खादर। भांगर बहुत पुराना सॉइल होता है, इसमें बहुत कंकड़ पाए जाते हैं और यह कम फर्टाइल होता है। खादर नया सॉइल होता है, इसमें बहुत कम कंकड़ पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। सेकंड सॉइल है ब्लैक सॉइल। यह सॉइल कॉटन उगाने के लिए बेस्ट होता है और यह सॉइल अपने अंदर मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है। यह मेनली नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र और मालवा प्लेट्यू में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट टाइप है सॉइल का रेड एंड येलो सॉइल। यह उस एरिया में पाया जाता है जहाँ बारिश कम होती है और जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं। रेड और येलो सॉइल साउथ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। फोर्थ है लेटराइट सॉइल। यह सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर भी हाई रहता है। यहाँ पर ह्यूमस कम होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन अगर हम खाद और फर्टिलाइज़र्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो यहाँ पर भी खेती की जा सकती है। यह सॉइल हमें कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम के हिली रीजन्स में पाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी और टी की फार्मिंग की जाती है। फिफ्थ है एरिड सॉइल। यह दिखने में रेड और ब्राउन टाइप से के होता है। यह बहुत ज़्यादा रेतीला होता है और खारा भी होता है। यह ज़्यादातर हाई टेम्परेचर और जहाँ पर लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाया जाता है और सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है। अगर खेती करनी है तो बहुत सारा पानी चाहिए होगा। यह सॉइल मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। और लास्ट टाइप है सॉइल का फॉरेस्ट सॉइल। यह हिली रीजन्स जहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है वहीं पाया जाता है। नॉर्मली यह सॉइल फर्टाइल होता है, पर अगर जिन पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है तो यह कम फर्टाइल हो जाता है और एसिडिक भी हो जाता है। यह सॉइल नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हिमालयास है वहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपके जो कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक्स थे वो मैंने डिस्क्राइब किए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारे देश में एक प्राकृतिक आपदा चल रही है, कोरोना वायरस। तो सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बाहर जाना हो, इमरजेंसी में जाना ही पड़े तो आप
मास्क लगाकर या रुमाल लगाकर घर से बाहर निकलें, घर से बाहर अंदर आएँ, जब बाहर से अंदर आएँ अपने हाथ धोएं और लगातार हाथों को 10, 15, 20 मिनट बाद धोते रहें। पानी से, साबुन से, सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धोते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।